नमस्ते दोस्तों और वेलकम। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के एक ऐसे लैंडमार्क केस को डिकोड करने वाले हैं जिसने सच में इंडिया में जस्टिस डिलीवरी के सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। केस का नाम है एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। अब देखिए, ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पार्लियामेंट की पावर, जुडिशरी की आज़ादी और एक आम नागरिक के इंसाफ पाने के हक के बीच एक जबरदस्त टकराव हुआ। ये 1980s का टाइम था और इंडिया में जुडिशियल रिफॉर्म्स की जोरदार चर्चा चल रही थी। कोर्ट्स में केसेस का अंबार लगा हुआ था और वो कहावत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो एक आम सच्चाई बन चुकी थी। ऐसे माहौल में एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को जन्म दे दिया। तो चलिए सीधा इस फैसिनेटिंग स्टोरी में डाइव करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक सिंपल लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड सवाल से। क्या पार्लियामेंट यानी हमारी संसद एक हाई कोर्ट को, जो संविधान का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, उसे रिप्लेस करके उसकी जगह कोई बिल्कुल नई इंस्टीट्यूशन खड़ी कर सकती है? यही वो अहम, थोड़ा परेशान करने वाला सवाल था जो एसपी संपत कुमार केस के बिल्कुल सेंटर में था। और ये सवाल सिर्फ कोई एकेडमिक डिबेट नहीं था, इसने तो कॉन्स्टिट्यूशन के अस्तित्व, उसके फाउंडेशन पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। जरा सोचकर देखिए, अगर पार्लियामेंट चाहे तो क्या वो हमारे जस्टिस सिस्टम के पूरे आर्किटेक्चर को ही बदल सकती है? इसी एक सवाल ने इंडियन डेमोक्रेसी के दो सबसे पावरफुल पिलर्स, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, को आमने सामने ला खड़ा किया। तो आखिर इस नए तरह के कोर्ट यानी ट्रिब्यूनल की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। उस वक्त इंडिया के सारे हाई कोर्ट्स सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिलेटेड केसेस से लिटरली फ्लड हो चुके थे। प्रमोशन, पेंशन, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन, रिक्रूटमेंट रूल्स, ऐसे लाखों केसेस हाई कोर्ट्स में आते थे। इसका रिजल्ट, एक आम केस की सुनवाई के लिए सालों लग जाते थे। इस मैसिव बैकलॉग की वजह से जस्टिस सिस्टम पर से लोगों का भरोसा कम हो रहा था। सरकार को एक सॉल्यूशन चाहिए था, एक फास्ट, एफिशिएंट और स्पेशलाइज्ड सिस्टम जो इन सर्विस मैटर्स को जल्दी से निपटा सके। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर पार्लियामेंट ने 1985 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट पास किया। आइडिया बहुत सिंपल था, स्पेशल केसेस के लिए एक स्पेशल कोर्ट। अब ये समझना जरूरी है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट एक सुबह उठी और ये कानून बना दिया। इसकी नींव, इसका फाउंडेशन 1976 में ही रख दिया गया था, 42nd अमेंडमेंट के जरिए। इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल 323A जोड़ा। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने पार्लियामेंट को ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाने की एक अनप्रेसिडेंटेड पावर दी। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद पार्लियामेंट को ग्रीन सिग्नल दे दिया था। इंटरेस्टिंगली, इस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करने में पार्लियामेंट ने लगभग 9 साल का वक्त लिया। फाइनली 1985 में पार्लियामेंट ने इस पावर का इस्तेमाल किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट पास हुआ और 1 नवंबर 1985 को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसे हम सब कैट के नाम से जानते हैं, ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस एक्ट के कुछ हिस्से बेहद कंट्रोवर्शियल थे। सबसे बड़ा रेड फ्लैग था सेक्शन 28। इस सेक्शन ने सर्विस मैटर्स में हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र को, कंप्लीटली बाहर कर दिया। इसका मतलब यह था कि अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी प्रॉब्लम लेकर सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकता था। हाई कोर्ट्स की जो पावर आर्टिकल 226 और 227 के अंडर आती है, जिसे जुडिशियल रिव्यू की पावर कहते हैं, उसे इन मामलों में इफेक्टिवली रोक दिया गया था। साथ ही सेक्शन 6 पर भी गंभीर सवाल उठे, जो इन ट्रिब्यूनल्स के चेयरमैन और मेंबर्स की क्वालिफिकेशन से डील करता था। इन्हीं प्रोविजंस के खिलाफ देश भर से आवाजें उठीं और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशंस फाइल की गईं। अब ये रिट पिटीशन क्या है? ये एक सिटीजन का अहम कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है जिसके थ्रू वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। और यहाँ राइट टू जस्टिस को ही खतरे में माना गया। और यहाँ से शुरू होती है असली टक्कर। ये केस अब सिर्फ एक एक्ट की वैलिडिटी का नहीं रह गया था। इट बिकेम अ डायरेक्ट चैलेंज टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये कॉन्सेप्ट फेमस केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोर है, एक आत्मा है, जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ और ऑफ कोर्स जुडिशियल रिव्यू। ये फीचर्स इतने फंडामेंटल हैं कि पार्लियामेंट इन्हें अमेंड करके भी नहीं हटा सकती। ये संविधान रूपी इमारत की वो नींव है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। तो यहां आमने सामने थी पार्लियामेंट की कानून बनाने की शक्ति और जुडिशरी का रोल एज द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा सवाल यह था, क्या पार्लियामेंट ने अपनी हद पार कर दी थी?
अब देखते हैं कोर्ट में दोनों तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। एक तरफ थे पेटिशनर्स, जिसमें संपत कुमार शामिल थे। उनका मेन आर्ग्यूमेंट था कि जुडिशियल रिव्यू स्पेशली बाय हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा कि ये जो नया ट्राइब्यूनल बनाया गया है, ये हाई कोर्ट का इक्वली इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए अगर किसी को हार्ट सर्जरी करानी हो तो आप एक हाईली एक्सपीरियंस्ड हार्ट सर्जन को एक जनरल फिजिशियन से रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट? दोनों डॉक्टर्स हैं, पर इफेक्टिवनेस में जमीन आसमान का फर्क है। उनका तीसरा बड़ा पॉइंट था कि ट्राइब्यूनल मेंबर्स के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव यानी सरकार का कंट्रोल जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए सीधा सीधा खतरा है। दूसरी तरफ यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि उनके पास आर्टिकल 323A से ये कानून बनाने की क्लियर पावर है। उनका कहना था कि हम जुडिशियल रिव्यू को खत्म नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली चेंजिंग द फोरम। हाईकोर्ट की जगह अब एक स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल है जो ज्यादा तेजी से और एक्सपर्ट तरीके से न्याय दे। पिटिशनर्स ने अपने आर्ग्यूमेंट को हवा में नहीं बनाया, वो पूरी तैयारी से आए थे, सुप्रीम कोर्ट के ही शब्दों के साथ। उन्होंने 1980 के मिनर्वा मिल्स केस का हवाला दिया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, और ये कोर्ट इस बात को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक और एसेंशियल फीचर है, और कोई भी कानून, चाहे वो पार्लियामेंट ने ही क्यों ना पास किया हो, इस पावर को छीन या खत्म नहीं कर सकता। ये कोर्ट पिटिशनर्स के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह था। उन्होंने कोर्ट को उसके ही पुराने फैसले की याद दिलाई और पूछा कि क्या वो अपने ही बनाए हुए सिद्धांत से पीछे हटेगा। तो इतने पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स के बीच जब संविधान की आत्मा दांव पर लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? क्या उन्होंने पार्लियामेंट के कानून को पूरी तरह से स्ट्राइक डाउन कर दिया, या उन्होंने हाई कोर्ट्स की पावर को कम होने दिया? वेल, द कोर्ट डिडंट जस्ट से येस और नो। इसके बजाय दे केम अप विद अ ट्रूली इनोवेटिव सॉल्यूशन, एक मिडिल पाथ, एक ऐसी जुडिशियल क्राफ्ट्समैनशिप जिसने इंडियन लॉ को एक नई दिशा दी। उन्होंने एक ऐसा बैलेंस बनाया जो आज तक इंडियन लीगल सिस्टम में फॉलो किया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को समझने के लिए आइए कोर्ट की ब्रेक्स इन अ कार एनालॉजी को देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कार है, पार्लियामेंट उस कार का ड्राइवर है जिसके पास कार को आगे बढ़ाने की पावर है, और जुडिशियल रिव्यू उस कार के ब्रेक्स हैं। ब्रेक्स का काम क्या है? ड्राइवर को रोकना जब वो खतरनाक मोड़ ले या कार को क्रैश करने वाला हो। कोर्ट ने कहा कि ड्राइवर यानी पार्लियामेंट कार से ब्रेक्स को पूरी तरह से निकाल नहीं सकता, दैट वुड बी डिजास्ट्रस। लेकिन ड्राइवर ये जरूर कर सकता है कि ब्रेक्स का मैकेनिज्म बदल दे, मतलब ये तय कर सकता है कि ब्रेक्स कौन लगाएगा। पर इसकी एक शर्त है कि जो नया ऑपरेटर है वो पुराने वाले जितना ही स्किल्ड, रिलायबल और इंडिपेंडेंट हो। और इसी एनालॉजी से जन्म हुआ उस क्रूशियल टेस्ट का जो इस केस की सबसे बड़ी देन है, द इक्वली इफेक्टिव एंड एफिकेशियस टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को रिप्लेस कर सकती है, बट, और ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली इफ द न्यू ट्रिब्यूनल इज एन इक्वली इफेक्टिव एंड पावरफुल फोरम। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, इसका मतलब था कि ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट जैसी ही पावर्स मिलनी चाहिए। उसके मेंबर्स का स्टैचर, उनकी क्वालिफिकेशंस और सबसे जरूरी उनकी इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट कंट्रोल से आज़ादी बिल्कुल हाई कोर्ट जजेस जैसी होनी चाहिए। ये टेस्ट आने वाले सभी ट्रिब्यूनल्स के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क बन गया। तो सवाल ये था कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस इक्वली इफेक्टिव टेस्ट पर खरा उतरा? कोर्ट ने एक्ट को बहुत गहराई से जांचा और उन्हें एक बहुत बड़ी खामी नजर आई, सेक्शन 61C। ये क्लॉज इस बात की इजाजत देता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेक्रेटरी यानी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट इस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बन सकता था। जरा सोच के देखिए, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसके पास कोई जुडिशियल एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस चेयर पर बैठेगा जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक नॉन जुडिशियल हेड, एक ब्यूरोक्रेट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इक्वली इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल के बिल्कुल खिलाफ था। तो जजमेंट तो आ गया, पर इसकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनफैक्ट यहां से इसका अस्तित्व शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि इस एक फैसले ने और उसके दूरगामी प्रभावों ने आज के मॉडर्न ट्राइब्यूनल्स को कैसे शेप किया है। ये सिर्फ एक केस का रेजोल्यूशन नहीं था, इसने इंडिया में ट्राइब्यूनलाइजेशन के पूरे सिस्टम की नींव रखी और उसकी दिशा तय कर दी। इस जजमेंट का इम्पैक्ट आज भी एनजीटी, एनसीएलटी जैसे हर ट्राइब्यूनल के स्ट्रक्चर में साफ दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, द ग्रीन लाइट। कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट को ओवरऑल वैलिड ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सर्विस मैटर्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स का आइडिया बिल्कुल सही है और इससे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बेहतर होगा। स्टेप 2, द रेड फ्लैग। उन्होंने एक्ट के उस कंट्रोवर्शियल पार्ट सेक्शन 61C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐलान करके स्ट्राइक डाउन कर दिया।
मैसेज साफ था, एक नॉन जुडिशियल पर्सन चेयरमैन नहीं बन सकता। स्टेप 3, द सेफ्टी लॉक। कोर्ट ने एक सुरक्षा कवच जोड़ा। उन्होंने ऑर्डर दिया कि ट्राइब्यूनल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इफेक्टिव कंसल्टेशन के बाद ही की जाएगी। इससे एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस कम हुआ और ट्राइब्यूनल्स की आज़ादी सुनिश्चित हुई। तो इस संपत कुमार केस का लेगेसी क्या है? फर्स्ट, इसने इंडिया में ट्रिब्यूनलाइजेशन के सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी दी। सेकेंड, इसने सिर्फ ट्रिब्यूनल्स बनाए नहीं बल्कि उनकी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी अहम रूप से मजबूत किया। थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को, जो अब तक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर लगता था, एक ऑर्डिनरी लॉ पर भी अप्लाई कर दिया। इसने एक नया प्रेसिडेंट सेट किया। और शायद इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसी ये है कि इसने एक अगले और भी बड़े लैंडमार्क केस एल चंद्रकुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के लिए जमीन तैयार की। देखिए, संपत कुमार ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स हाईकोर्ट का सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं अगर वो इक्वली इफेक्टिव हों, लेकिन एल चंद्रकुमार ने 10 साल बाद इस फैसले को और रिफाइन किया। उस केस में कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर इतनी फंडामेंटल है कि उसे कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। तो एल चंद्रकुमार ने फैसला दिया कि इन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों को हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत चैलेंज किया जा सकता है। बेसिकली संपत कुमार एक्ट 1 था और एल चंद्रकुमार एक्ट 2 था, जिसने इंडिया में ट्रिब्यूनल्स की कहानी को पूरा किया। और अब आखिर में एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। आज हमारे पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स जैसे कई सक्सेसफुल स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स हैं। अगर ये मॉडल इक्वली इफेक्टिव है और न्याय में तेजी लाता है, तो क्या हमें कानून के दूसरे स्पेशलाइज्ड एरियाज जैसे साइबर क्राइम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए भी और ज्यादा ट्रिब्यूनल्स बनाने चाहिए? क्या यही इंडियन जस्टिस सिस्टम का फ्यूचर है? इस पर आप सबके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको यूजफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।